चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेमिनार। आप इसे कह लें, लेक्चर कह लें, या इसको एक गाइडेंस अपने लिए कंसीडर कर लें आप। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना वो ये है कि हमने जो है सब्जेक्ट किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। अब हमने ये भी देख लिया था लास्ट सेमिनार जो आपकी क्लास हुई थी बिगिनर्स के लिए कि सीएसएस क्या था। ठीक है, हमने क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिया था। हमने जो है समरी भी एमपीटी को इंक्लूड कर दें यहाँ पे, वो भी हमने जो है डिस्कस कर ली थी। ठीक है, रिटन को भी थोड़ा सा देख लिया था, कंपलसरी सब्जेक्ट्स को देख लिया था। अब हम चलते हैं ऑप्शनल्स की तरफ। हमने देखा था कि ऑप्शंस जो हैं आपको टोटल 600 मार्क्स के ऑप्शंस जो हैं आपको सिलेक्ट करने हैं अपने रिटन एग्जाम के लिए। ठीक है, 600 मार्क्स के। अब आपको एक जो है ना आप कह सकते हैं कि वास्ट एक चॉइस दी गई है बाय एफपीएससी। तो वो आपको तकरीबन 40 एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है, उसके अंदर से आपको सिलेक्ट करनी है। अब सिलेक्ट कैसे करने हैं? सिलेक्ट आपको इस तरीके से करने हैं कि हर ग्रुप में से आपके बनाए गए टोटल 7 ग्रुप्स, 7 ग्रुप्स बनाए गए हैं आप लोगों के। ठीक है, उन 7 ग्रुप्स में से आपको सिलेक्ट करने हैं एक एक सब्जेक्ट। और एक में जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको उसी ग्रुप में बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम एक ग्रुप में से, लेकिन सिलेक्ट इस तरीके से करने हैं कि टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 600 बन जाएं। ठीक है, अब हम ग्रुप वाइज चलेंगे। अब हमारा मकसद क्या है इसका, आप तो मतलब खुद भी देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर इस क्लास का मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये है कि अक्सर जो है वो स्टूडेंट और एस्पायरेंट्स और फेलोज जो है वो ये पूछते हैं कि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो फलां डिग्री में है, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करूं। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे आप कौन से ग्रुप्स में से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बगैर बैकग्राउंड के ऑप्ट हो सकते हैं, कौन से जो है वो ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, उनको जो है आपको सिलेक्ट करना चाहिए, आपकी डिग्री को कौन से सब्जेक्ट सूट करते हैं। आज ये हम सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले ग्रुप की तरफ। ओके जी, तो बच्चे पहले ग्रुप में से आपको सिलेक्ट करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो 200 मार्क्स कंटेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हैं 200 मार्क्स कंटेनिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो इन 200 मार्क्स कंटेनिंग सब्जेक्ट्स में से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा, कुछ का तो मैं आपको जनरल बता दूंगा कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बैकग्राउंड के साथ ही ऑप्ट किए जा सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस। ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड मींस बैकग्राउंड के आपने इसके अंदर एक प्रॉपर डिग्री की हुई है, और प्रॉपर डिग्री अगर आपने की हुई है कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी में, तो आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज मौजूद है, तभी आप इन 3 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका सिलेबस इस तरीके से डिवाइस्ड है कि आप जो है बगैर बैकग्राउंड नॉलेज के इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पोल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। दोनों 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि टाइम जो है हमारे पास काफी कम है, फिर आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस ऐसा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो केमिस्ट्री में है, या आपका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस में है, तो आप वैसे कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो बायोलॉजी में है, किसी और जो है वो फिजिकल साइंस में है, तो आप जो है इन सब्जेक्ट्स को फिर भी ऑप्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस को भी एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस को भी। अब इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने का फायदा क्या है? एक तो देखें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं थोड़ा कलेक्टिवली आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 25-25% की इनकी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मतलब कि ये जो इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो दूसरे सब्जेक्ट में कवर हो रहा है। इनकी ओवरलैपिंग है विद करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स। ठीक है, मतलब अगर आप इन सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, इस सब्जेक्ट का पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है आप टॉपिक सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना 25% जो सिलेबस था वो करंट अफेयर्स का भी और पाक अफेयर्स का भी कवर कर लिया। ठीक है, इसके अलावा दोनों पॉलिटिकल साइंस भी और इंटरनेशनल रिलेशंस भी, इंटरनेशनल रिलेशंस अप टू आप कह सकते हैं 20% आपका कवर हो जाता है हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसको हम, ये आपका ग्रुप 4 का सब्जेक्ट है। यूएस हिस्ट्री जो है
वो आपका ऑलमोस्ट 20% जो है वो इसमें कवर हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। एंड सेम विद पॉलिटिकल साइंस। तो आपने देखा कि आप पहले ग्रुप में से अगर रखना चाहें तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस रख सकते हैं बगैर किसी बैकग्राउंड के हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस है, फिर मैंने आपको उसकी ओवरलैपिंग भी बता दी है कि कितने कितने परसेंट जो है वो ओवरलैप कर रहा है ये। ठीक है, मतलब आप एक सब्जेक्ट का सिलेबस अगर कवर करते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट का इतने परसेंट सिलेबस जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। ठीक है, अब जो है इन दोनों का पॉलिटिकल साइंस में से आप कौन सा पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट करें, इसके लिए मैं जो स्टूडेंट्स को मशवरे देता हूँ, क्योंकि उनका हर किसी का जो अपना जॉनर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। तो इसके लिए आप एक बार सिलेबस को, एफपीएससी के सिलेबस को आप जो है कंप्लीटली स्टडी करें। सिलेबस जो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीटली आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को और इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस को एक बार आप देखें कि आप किसके साथ ज्यादा कंपैटिबल हैं। जिस सब्जेक्ट के साथ भी आप ज्यादा कंपैटिबल हैं उसके साथ आप जाने को तरजीह दें। अब पहले ग्रुप में से हमने देख लिया कि अगर आप बैकग्राउंड इन तीनों के साथ जाना चाहते हैं तो आपके पास बैकग्राउंड लाजमी होना चाहिए। इन दोनों को आप बगैर किसी बैकग्राउंड के ऑप्ट कर सकते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स की कोई ओवरलैपिंग नहीं, किसी सब्जेक्ट के साथ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन इसकी ओवरलैपिंग का मैंने आपको बता दिया कि दोनों सब्जेक्ट्स के साथ इसकी ओवरलैपिंग मौजूद है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैसेज देख लूं। ओके जी, फिर मैंने इसकी ओवरलैपिंग बता दी और उसके बाद बता दिया कि अगर इन दोनों में से आपको ऑप्ट करना है तो एक बार सिलेबस को आप कंप्लीटली स्टडी करें। उसके बाद भी अगर आपको कोई एम्बिगुअस नेस फील होती है तो वो मुझसे आप पर्सनली कांटेक्ट कर दे, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा कि भाई ये ऑप्ट करना चाहिए अगर दोनों में आप फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। अब दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं। मुझे दूसरे ग्रुप में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, अब इसमें से भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट 200 मार्क्स का। ये एक एक्सेप्शनल ग्रुप है। ठीक है, जिसमें आप एक के साथ मतलब कि आप दो सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 200 मार्क्स का कोई सिलेक्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखें तो 200 सब्जेक्ट, 200 मार्क्स के भी सब्जेक्ट्स हैं और 100 मार्क्स के भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे स्टैटिक्स हो गया, प्योर मैथमेटिक्स, ये 100 वाले हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स दो 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 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप इसमें से 200 मार्क्स का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं 100 वाले के साथ तो आप इसमें से एटलीस्ट आपको दो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसमें से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। ठीक है, यानी अगर एक के साथ जाना चाहते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स के साथ तो एक करेंगे आप, और अगर बाकियों के साथ जाना चाहते हैं तो आपको दो सिलेक्ट करने होंगे। मतलब इस ग्रुप में से जो टोटल मार्क्स आपने बनाने हैं ना वो 200 मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इस ग्रुप में हमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो ग्रुप है विदाउट बैकग्राउंड आप इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं कर सकते। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, आप जो है इसको विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट कर ही नहीं सकते। अब कई बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि हमने जो है वो एफएससी की हुई है, हमारा जो इंटर है विद साइंस है, तो हम केमिस्ट्री या फिजिक्स को, अगर जिनका नॉन मेडिकल है वो ये सोचते हैं कि अप्लाइड या प्योर मैथमेटिक्स को हम लेके जो है ना चल लेंगे। तो ये याद रखिए आपका बैकग्राउंड एटलीस्ट एमएससी लेवल का होना चाहिए, एमएससी या बीएससी लेवल का, 16 साल तालीम का आपका लेवल होना चाहिए। बैकग्राउंड से मुराद जो मैं ले रहा हूँ बात वो ये है कि आपकी कभी किसी जिंदगी के मोड़ पे आपने उस चीज को देखा हो, ये बैकग्राउंड नहीं होगा कंसीडर। बैकग्राउंड कंसीडर होगा कि आप उसके साथ एक अच्छा अरसा उसको लेके चलें और वो आपका मेजर सब्जेक्ट रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने एमएससी या बीएस किया इन फिजिक्स तो वो फिजिक्स को ऑप्ट कर सकता है। लेकिन ये भी याद रखें कि सिलेबस इसका क्योंकि 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो सिलेबस थोड़ा वाइड होता है इसका, ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट सा सिलेबस होता है। सिलेबस थोड़ा वाइड होता है। तो आप इस तरीके से कंसीडर कीजिएगा कि आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है, बेशक आप बीएस केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स कर चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि भाई मैंने जो डिग्री में है ना अपने 4 साल बस गुजारे हैं, तो भी आप जो है इसको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट ना करें। ठीक है, अगर आपके आपके पास एक अच्छा नॉलेज है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप जरूर करें। अब इसके लिए मेरे एक मेंटोर थे, अभी वो रिसेंटली जो है वो पीएसपी ग्रुप में होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान पुलिस सर्विस में। तो उनका मशवरा ये था कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग है सीएसएस के रिगार्डिंग इस सब्जेक्ट में। लाइक अगर हम केमिस्ट्री को ले लें, एज फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री को हम ले लें, सॉरी मैंने ज्यादा ही जो है ना टिक लगा दी, मुझे रिमूव कर। फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री को ले लें अगर, तो मुझे कैसे पता है कि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग है। हो सकता है मेरे परसेप्शन में मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, पीएससी के सिलेबस के मुताबिक मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग हो ही ना।
तो ऐसे बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के लिए आप क्या करें, अपना क्राइटेरिया कैसे चेक करें? खुद को चेक करने का सबसे बेहतर तरीका है, इन सब्जेक्ट्स के लिए या पिछले ग्रुप में भी जो आए हैं या अगले ग्रुप्स में जो ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जिनको बैकग्राउंड के साथ आपको ऑप्ट करना होगा, सिंपली कुछ भी ना करें, बच्चे क्वेश्चंस आखिर पे पूछें। नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया ना, आपके टोटल मार्क्स बस 600 होने चाहिए, टोटल मार्क्स। अब वो आप ग्रुप 1 से सिलेक्ट करें, ग्रुप 3 से करें, 4 से करें, जहां से करें वो आपकी मर्जी है। लेकिन इनका रूल क्या है कि ग्रुप, ये हर ग्रुप में से एक उठाना है, लेकिन ग्रुप 2 में से अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके 100 नंबर हैं तो वो आपको 2 लेने पड़ेंगे। बस इनकी जो आप कह सकते हैं डिमांड है वो ये है कि टोटल 600 मार्क्स बन जाए। ठीक है, तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि किस ग्रुप में से आपको लेना है। ग्रुप 2 में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और ग्रुप 2 में से बहुत कम बच्चे होते हैं जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, ठीक, क्योंकि साइंस के बैकग्राउंड के साथ इतने ज्यादा बच्चे नहीं आया करते सीएसएस में, कंपेयर करें अगर हम आर्ट्स के साथ, तो इसकी रेशो बड़ी कम है ग्रुप 2 में से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको कैसे आप अपना क्राइटेरिया अपने आप को जज कर सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है वाकई स्ट्रॉन्ग है, मुझे इस सब्जेक्ट में से उठाना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली आप कुछ भी ना करें, जाएं आप एफपीएससी की वेबसाइट या किसी भी गूगल पे जाएं, पेपर निकालें, ऑब्जेक्टिव पेपर, जिस भी सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट को, ये नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट का उठा के देखें, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में इतना नहीं पता होगा, तो उसका निकालें ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर आप एट वंस अभी निकालेंगे अगर आप जाके, ठीक है, क्योंकि आप बैकग्राउंड वाले को ऑप्ट करें तो जाहिर सी बात है आपके आपके पास उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। आपका अगर बैकग्राउंड है, आप कंसीडर कर रहे हैं उसे बैकग्राउंड, तो ऑब्वियसली नॉलेज तो होगा आपके पास। तो एटलीस्ट आपके 50 to 60% अगर एमसीक्यूज ठीक हो जाते हैं उसमें से, तो आप समझ लें हाँ मैं इस सब्जेक्ट में मेरा जो एनालिसिस है और मेरा जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको ऑप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ग्रुप 2 में मैंने आपको बता दिया कि आपने सिलेक्ट कैसे करने हैं, बैकग्राउंड होना चाहिए, और अगर आपने बैकग्राउंड टेस्ट करना है तो ये उसका क्राइटेरिया कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर निकाल कर उसको सॉल्व कर लें। अगर 50 से 60% मार्क्स आपके आ गए हैं अपनी एनालिसिस में खुद असेसमेंट करके, तो वेल डन, गो विद इट। अच्छा, अब ये जो फार्मूला मैंने आपको 50 से 60% वाला बताया ना, ये हर सब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं कर देना कि भाई आप गए हैं, नॉलेज है नहीं करंट अफेयर, सॉरी आईआर का या पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज है नहीं, और जाके जो है ना ऑब्जेक्टिव पेपर हल कर रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे होगा ये कि आपका जो मोरल है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा कि यार मुझे तो 50 से 60% नहीं आते थे, एमसीक्यू मेरे मार्क्स नहीं आए। तो भाई कैसे आएंगे? आपने कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पहले पढ़े? आपने कभी पॉलिटिकल साइंस को पहले पढ़ा? हाँ, अगर पढ़ा है तो फिर जरूर टेस्ट कर ले, अगर नहीं पढ़ा तो फिर क्यों आपके भला एक भी एमसीक्यू क्यों ठीक होगा? ये तो भैया आपने यहाँ पे पढ़ने हैं आके, अपनी सीएसएस की जर्नी के दौरान पढ़ने हैं। जितने भी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये याद रखें कि हर बंदा जो किसी बैकग्राउंड से आएगा वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो उसको आते होंगे पहले से, बाकी सारा आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। और इसका सिलेबस भी इस तरीके से रखा गया कि एक इंसान जो है वो 20 से 25 दिन के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी। बस अपना बैकग्राउंड कैसे चेक करना है किसी का नॉलेज के हवाले से, अगर कोई लेना चाहता है बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट, तो वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ग्रुप हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ। तीसरा ग्रुप जो है, इसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड रिलेटेड है। ठीक है, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, ये बीबीए वालों को, एमबीए वालों को बहुत ज्यादा सूट करेगा। ठीक है, जो इस बैकग्राउंड के साथ रिलेट करते हैं वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट लाजमी लें। अच्छा हाँ, लीजा ने एक अच्छी बात पूछ ली, चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा अलीजा, आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, ये जरूरी है कि इस ग्रुप में से आपके टोटल मार्क्स 200 होने चाहिए। अब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ आप स्टैटिक्स ले लें, आप अगर आप चाहते हैं जियोलॉजी ले लें, जियोलॉजी लेनी तो नहीं है क्योंकि उसका भी एक सर्टेन बैकग्राउंड है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जियोलॉजी अच्छी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इन चारों में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हैं 100 मार्क्स वाले। और अगर आपने एक लेना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक लेना है। बस रिक्वायरमेंट क्या है, 200 मार्क्स पूरे होने चाहिए इस ग्रुप में से। ठीक है, 200 मार्क्स आपके पूरे होने चाहिए। अब आप फॉर एग्जांपल आप अप्लाइड लेना चाहती हैं तो आप उसके साथ प्योर ले लें, आपकी मर्जी, स्टैटिक्स ले लें, आपकी मर्जी, आप जियोलॉजी लेनी तो नहीं चाहिए लेकिन अगर आप लेना चाहती हैं तो वो भी आपकी मर्जी। नहीं, टोटल मार्क्स अलीजा 200 होने चाहिए, फिजिक्स नहीं ले सकते आप। शेब मीर, चलें ये क्वेश्चंस आखिर पे कीजिएगा, मुझे जरा ना ये कंप्लीट करने दे, टाइम स्पेंड कम है।
क्वेश्चंस जितने भी है ना, अपने रजिस्टर पे आप जो नोट साथ लेके बैठे हुए हैं उन पे लिखते जाएं, मैं आपको सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप बीबीए वाले जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो ले सकते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स, तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट किया जा सकता है इजीली, जिनको विदाउट बैकग्राउंड इजीली जो है ऑप्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज जो है, ऑल्दो के ओवरलैपिंग नहीं है इनकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, लेकिन अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, स्कोर ट्रेंड भी इनका सही है। पब्लिक पॉलिसीज का थोड़ा सा स्कोर ट्रेंड जो है वो आप कह सकते हैं कि, माइक अपने म्यूट रखें काइंडली। ठीक है, गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आप कह सकते हैं कि थोड़ा स्कोर ट्रेंड जो है वो कम है, लेकिन बाकी ये तो सब्जेक्ट्स जो है इनका स्कोर ट्रेंड जो है वो सही है, तकरीबन 65 से 70 के दरमियान आप इजीली नंबर ले सकते हैं। अब टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट जो है सिविल बैकग्राउंड के साथ बच्चा है, अगर वो ऑप्ट कर ले, अगर कोई बच्चा जो है वो टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट का ग्रुप जो है सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का बच्चा कर ले ऑप्ट, तो डेफिनेटली ही विल मेक अ गुड मार्क इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, विदाउट बैकग्राउंड आप ये तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे आपको मैं कितनी बार समझाऊं कि वॉइस आ रही है मेरी सबको? जी आ रही है सर वॉइस। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, बस अच्छा अच्छा, चले मैं आपको बता रहा था कि विदाउट बैकग्राउंड जो है ये सब्जेक्ट्स तीनों ऑप्ट किए जा सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो है वो टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का जो ग्रुप है ये काफी ज्यादा सूटेबल रहेगा। सर मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, काइंडली ये जो माइक अपने म्यूट करके बैठे। ओके सर, ओके। बल्कि सर रहने तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप खुद ही होस्ट रहे। चलें ठीक। समीना, समीना बच्ची, चलें जी। अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप की तरफ, हिस्ट्री जो ग्रुप है इसके अंदर तमाम हिस्ट्रीज इंक्लूड हैं। ठीक है, इसकी तरफ हम जरा चलते हैं। 10 मिनट बाद बच्चे आपने उसी लिंक से ज्वाइन कर, जो ग्रुप में लिंक मौजूद है ना, उसी लिंक पे आपने क्लिक करना है, दोबारा आपकी मीटिंग जो है वो ज्वाइन हो जाएगी, क्योंकि टाइम जो है वो 10 मिनट रह गया। ओके जी, अब हम हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स में बच्चे आप कोई भी सब्जेक्ट विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट कर सकते हैं। जब आप विदाउट बैकग्राउंड कोई भी जो है वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, तो अब दो सवाल रह गए, कोई मसला नहीं, अब दो सवाल रह जाते हैं कि कौन सा ऑप्ट करना चाहिए जिसका स्कोर ट्रेंड जो है, स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो अच्छा हो। एक तो ये होना चाहिए हमारे जहन में सवाल कि जब सारे बैकग्राउंड विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट किए जा सकते हैं तो मुझे कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है वो ये होना चाहिए कि ओवरलैपिंग का फैक्टर हमने देखना है कि ओवरलैप कौन सा कर रहा है, कितना कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा होना चाहिए जहन में सवाल वो ये होना चाहिए कि भाई सिलेबस किसका कितना है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं कोई भी, तो आपका उसको सिलेबस कितने अरसे में कवर किया जा सकता है, क्योंकि सिलेबस सबका एक जितनी लेंथ तो नहीं होगी। तो हम इसी इन तीन चीजों को लेके चलते हैं, क्योंकि एक सवाल तो हमारा हल हो गया, वो ये कि विदाउट बैकग्राउंड कोई भी ऑप्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया की तरफ जाते हैं, इंडो पाक हिस्ट्री की तरफ। तो इंडो पाक हिस्ट्री में बच्चे सिलेबस इसका थोड़ा लेंथी है, ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन सिलेबस जो है लेंथी है। अगर आपके पास जो है वो टाइम स्पेन कम है, आप सीएसएस की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आपके पास टाइम स्पेन भी 6-7 महीने का है, तो इंडो पाक हिस्ट्री से आप जो है ना थोड़ा परहेज करें। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा लेंथी है। हाँ, अब ये आपको सपोर्ट जरूर करेगा, पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स में आपको मैक्सिमम ये 5% की ओवरलैपिंग दे जाएगा, मैक्सिमम 5% की ओवरलैपिंग दे जाएगा। स्कोरिंग ट्रेंड भी जो है इसका कोई इतना खास नहीं है, एवरेज स्कोरिंग ट्रेंड है इसका। ठीक है, 45 से 55 के दरमियान इसमें मार्क्स आया करते हैं, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेने वाले तो 85 भी ले जाएं किसी में भी। तो एक तो ये कि इसका सिलेबस काफी लेंथी है, दूसरा ये कि ओवरलैपिंग इतनी को खास नहीं है। ठीक है बस, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर की तरफ।
तो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर में बच्चे बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा। आपको अगर इंडिया और इंडो पाक के लिहाज से भी अगर इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर को तैयार करना पड़ जाए तो आपको मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट लेना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, एक तो लेंथी बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसका जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। और दूसरा अगर हम ओवरलैपिंग की तरफ चलें तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपको ओवरलैपिंग देगा, दैट इज इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज में ये आपको बच्चे क्वेश्चंस आखिर पे करें, आपको मैं कैसे समझाऊं। एक के बासित, बाकियों को क्लियर है, आपका अपना नेट इशू होगा। ओवरलैपिंग देगा ये आपको इस्लामिक स्टडीज में, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज मैंने IS लिख दी है। इस्लामिक स्टडीज में आपको दे जाएगा ऑलमोस्ट 20% की ओवरलैपिंग। सबको वॉइस जो वो डिस्टॉर्ट होके आ रही है या क्लियर है किसी को? चैट सेक्शन में लिखते हैं बच्चे। वॉइस आ रही है मेरी? आवाज कट रही है मेरी? चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं इसको जरा सेट करता हूँ। ठीक है अब्दुल वहाब, लाइबा, ठीक है मुझे पता चल गया। मैं मुझे 1 मिनट दें, मैं इसको सेट करता हूँ। चले अब बताएं जरा, अब मेरी वॉइस क्लियर है? चलें ठीक हो गया। थैंक यू लीजा, थैंक यू ताइबा, थैंक यू सबको, थैंक यू। चलें ठीक है, ठीक। ओके जी, तो मैं बात कर रहा था इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर की। तो आई वाज सेइंग के ओवरलैपिंग देगा ये आपको इस्लामिक स्टडीज में सिर्फ, और वो होगी तकरीबन 20% की, ठीक है। अब मैं ब्रिटिश हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री को दोनों को एक साथ आपको बता दूं कि एक तो लेंथी है, ठीक है, इसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। एक तो ये लेंथी है, ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री आपको दे जाएगा फायदा पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, एक अच्छी खासी ओवरलैपिंग इसकी है। लेकिन ये याद रखें कि ब्रिटिश हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री जो है एक तो लेंथी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसका सिलेबस काफी वास्ट है। दूसरा ये कि इनका स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो कोई खास नहीं है, स्कोरिंग ट्रेंड बिल्कुल एवरेज है, बल्कि आप कह सकते हैं बिलो एवरेज है, ठीक है। मतलब मैं ये स्कोरिंग ट्रेंड की बात आपको जो है पास्ट जो रिजल्ट्स थे उनके एनालिसिस से कह रहा हूँ, ठीक है। और नोवा के एक बहुत ही बेहतरीन जो टीचर हैं उनके एनालिसिस से मैं आपको ये सारा जो लेक्चर है वो डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ब्रिटिश हिस्ट्री का और यूरोपियन हिस्ट्री का ये मैंने आपको बताया, एक तो स्कोरिंग ट्रेंड कोई खास नहीं, एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग दे जाएगा पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन बाकी इनको ऑप्ट करने का कोई इतना कोई खास फायदा नहीं है। अब चलते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज हिस्ट्री ऑफ यूएसए। हिस्ट्री ऑफ यूएसए बच्चे, इसके इस सब्जेक्ट इस ग्रुप में से अगर आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट यू कैन एवर ऑप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड जो है ना वो काफी हाई है, हाई स्कोरिंग ट्रेंड। दूसरा इसका जो सिलेबस है वो काफी कंसाइज है, हाई स्कोरिंग ट्रेंड, कंसाइज सा सिलेबस, ठीक है। उसके अलावा अब हमारा एक और फैक्टर जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था दैट इज ओवरलैपिंग। कि ओवरलैपिंग क्या है, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया कि कंसाइज है, स्कोरिंग ट्रेंड भी हमने चेक कर लिया, ठीक है इसका। और अब हम चलते हैं बैकग्राउंड के बगैर है वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम जरा चलते हैं इसके ओवरलैपिंग की तरफ। तो बच्चे मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 25% जो ओवरलैपिंग है ऑलमोस्ट वो इसकी IR के साथ है, ठीक है। कोई 15 से 20% के करीब ओवरलैपिंग जो है इसकी वो है। ये लिखते जाएं साथ साथ, मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके बाद में आपके जहन में रहें कि भाई मैंने कौन सा सब्जेक्ट जो है ना ऑप्ट करना है। 15 to 20% जो ओवरलैपिंग है वो इसकी पोल साइंस के साथ है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा, एज वेल एज करंट अफेयर्स में आपके आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करेगा, सिलेबस आपका थोड़ा सा कवर करवाएगा, ठीक है। सिलेबस कवर करवाने के साथ साथ ये क्या करेगा, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स में भी
ये आपको हेल्प कर जाएगा। एक तो ओवरलैपिंग है इसकी, दूसरा ये कि आपकी जो आर्गुमेंटल डेवलपमेंट होगी उसमें ये आपको काफी ज्यादा हेल्प कर जाएगा। ठीक है, तो मेरे मशवरे के मुताबिक अगर कोई बच्चा सिलेक्ट करता है इस सब्जेक्ट में से, आप में से, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है हर लिहाज से, सिलेबस वाइज, स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से, ठीक है, ओवरलैपिंग के लिहाज से, और जितना इसको ड्यूरेशन चाहिए होता है कवर करने के लिए, उस लिहाज से ये आप कह सकते हैं कि जबरदस्त सब्जेक्ट है जिसको ऑप्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, इस ग्रुप का भी हमारे जो इम्बिगुअसनेस थी वो क्लियर हो गई। आपके क्वेश्चंस मैं एंड पे लूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रुप 5 की तरफ। ग्रुप 5 में से भी आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर स्टडीज की तरफ चलते हैं सबसे पहले। बच्चे जेंडर स्टडीज आज के दौर में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो जेंडर स्टडीज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बहुत ज्यादा। रीजन उसकी रीजन बच्चे ये है, जेंडर स्टडीज आपने सुना होगा, आप क्योंकि अभी बिगिनर्स हैं, तो आपने सुना होगा कि ऐसे में बड़े बच्चे जो है ना वो फेल होते हैं। अब ऐसे में एक तो आपकी रीजन हो सकती है ग्रामेटिकल, कि आपकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है, सेंटेंस आप सही जो है ना वो नहीं बना रहे। दूसरी रीजन हो सकती है लैक ऑफ नॉलेज, कि आपके पास उस टॉपिक के मुतालिक जो है ना सही तरीके से मटेरियल मौजूद ही नहीं है। चले मैं आप इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो ऐसा है कि आप जो है ना 1 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, बल्कि मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि 1 मिनट रह गया, फिर बात दरमियान में कहीं कट जाए तो अच्छा नहीं। मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं, आपने उसी ग्रुप उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करनी है मीटिंग। थैंक यू। चलो जी, अच्छा जी, मैं बात कर रहा था जेंडर स्टडीज के रिलेटेड। तो जेंडर स्टडीज में मैं आपको एसेस तक पहुंच चुका था। एसेस का बता रहा था मैं आपको कि एसेस में मटेरियल नहीं होता बच्चों के पास, ठीक है, लिखने के लिए। तो याद रखें कि जेंडर स्टडीज, एक्चुअली जेंडर स्टडीज तो नाम दिया गया, वैसे अगर आप जब इसका सिलेबस देखेंगे तो ज्यादातर जो स्टडीज है वो वुमन रिलेटेड है। ठीक है, वुमन रिलेटेड जो है वो स्टडी की गई है। तो जेंडर स्टडीज में एक तो सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा कंसाइज है, कंसाइज सा सिलेबस है। ठीक है, 8-7 टॉपिक है, उसके बाद जो है वो 3 केस स्टडीज हैं, वो आपको तैयार करनी है। यानी कि आप देखें तो एक बहुत ज्यादा कंसाइज सिलेबस है। दूसरा, इसका जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट 75 to 80 मार्क्स भी जो है वो बच्चे स्कोर कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि आपको हेल्प किसमें कर सकता है। बच्चे ऐसे में हर साल एक ना एक टॉपिक लाजमी जेंडर स्टडीज से आता है। ठीक है, मतलब कंसेक्टिव इयर्स में एक ना एक टॉपिक लाजमी जो है वो वुमन रिलेटेड जो है वो आता है। जब आप जेंडर स्टडीज को ऑप्ट करेंगे तो आपके पास एक जो है एक बहुत ज्यादा जो है वो स्टांस डेवलप हो जाएगा, आर्गुमेंटल स्टांस जो है वो आपके पास डेवलप हो जाएगा। आपके पास अच्छा मटेरियल जो है वो गैदर हो जाएगा, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ऐसे के मटेरियल में। ठीक है, तो हमने देखा कि कंसाइज भी है, 70 to 80% मार्क्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, आपको ऐसे में भी हेल्प कर रहा है। तो इन जनरल ये एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसको ऑप्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें एनवायरमेंटल साइंसेज की तरफ, तो बच्चे जिसका साइंस का बैकग्राउंड है इंटर लेवल तक का, इंटर लेवल तक का, और बाद में जो है उसने साइंस के साथ कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, तो वो जो है इजीली अपना जेंडर एनवायरमेंटल साइंसेस का जो है ऑप्ट कर सकता है। सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है एज लाइक जेंडर स्टडीज, थोड़ा सा इससे कम होगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं निचले सब्जेक्ट की। तो अगर आप इसे ऑप्ट करना चाहें तो ये आपको कुछ सब्जेक्ट्स में फायदा भी दे सकता है, वो मैं सब्जेक्ट्स भी आपको बताता हूँ किन किन सब्जेक्ट्स में आपको फायदा दे सकता है। एक तो आप एक कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको फायदा दे जाएगा ये, दैट इज जीएसए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपको फायदा दे जाएगा ये। ठीक है, एनवायरमेंट का जो एक पूरा टॉपिक है, मेजर टॉपिक, ठीक है, 5 टॉपिक्स हैं, वो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो वो आपको कंफ्यूज कर देगी चीज। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपको तकरीबन 20% की ओवरलैपिंग दे जाएगा एनवायरमेंटल साइंसेज का, अगर आप सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे जीएसए में, आपको ये इतनी जो है वो ओवरलैपिंग दे जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा सब्जेक्ट ऑप्ट किया जा सकता है
जेंडर स्टडीज अगर आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास दोनों चॉइसेस मौजूद हैं, आप जेंडर स्टडीज की तरफ इक्वली बेंट हैं एज लाइक एनवायरमेंटल साइंसेज, तो आप जेंडर स्टडीज को प्रेफरेंस दें। उसके बाद ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपको नीचे नजर आ रहे हैं, सारे के सारे जो हैं विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट नहीं किए जा सकते, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, आपका जो है बीएस एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए, बीएस बॉटनी या एमएससी बॉटनी, एमएससी जोलॉजी या बीएस जोलॉजी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट नहीं किए जा सकते। और मैंने इसका आपको क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको कि अपनी जो बैकग्राउंड नॉलेज है एफपीएससी के लिहाज से वो किस तरीके से चेक करनी है, वो पीछे मैं आपको बता दूसरे ग्रुप में जब हम, तो हमारा ये वाला भी क्लियर हो गया कि हमें इसमें से कौन सा ऑप्ट कर सकते हैं या कौन सा करना चाहिए हमें ऑप्ट। उसके बाद हम ग्रुप 6 की तरफ चलते हैं, जो सेकंड लास्ट ग्रुप। अब इसमें जो है ना बच्चे ज्यादातर लॉ के रिलेटेड या क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल डीलिंग, इनके रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो इंक्लूड हैं, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे हैं जो विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बैकग्राउंड के बगैर ऑप्ट नहीं किए जा सकते। मैं जो बैकग्राउंड के बगैर ऑप्ट नहीं किए जा सकते उनको पहले ही मार्क करके बाहर कर दूंगा। लो आपकी एटलीस्ट एलएलबी होनी चाहिए अगर आप इस सब्जेक्ट को, इन तीनों सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना जा रहे हैं, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को, ठीक है। इनको अगर आप ऑप्ट करने जा रहे हैं तो आपकी एटलीस्ट जो है एलएलबी होनी चाहिए। जो मर्केंटाइल लॉ है इसको अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट बीबीए की डिग्री होनी चाहिए, ठीक। बीबीए की डिग्री है आपके पास तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑप्ट करना एक बेवकूफ़ी से ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ। फिलॉसफी का सब्जेक्ट जो है, एक तो इसको मैं पहले ही निकाल दूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ना, एक तो खुश्क सब्जेक्ट है, दूसरा ये कि आप जो फिलॉसफी, आप फिलॉसफी को यूं कंसीडर नहीं कर सकते कि ये हम जो फलसफी बने होते हैं अपने डेली लाइफ के फलसफी, वो फलसफा जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज नहीं कर सकते एफपीएससी में, ठीक है। तो इसको भी आप जो है ना बैकग्राउंड के साथ ही कंसीडर करें कि अगर आपका बैकग्राउंड फिलोसफी में है तो ही आप जो है फिलोसफी को भी ऑप्ट करें। तो हमारे दो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस और दूसरा है क्रिमिनोलॉजी। आपके पास जो बैकग्राउंड के बगैर बच्चे हैं जिनकी एलएलबी वाले बच्चे लाजमी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ इनमें से ऑप्ट कर सकते हैं। उनका सिलेबस जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर जिसमें कंफ्यूजन है उसका सिलेबस देख के एक बार डिसाइड करें। और मर्केंटाइल लॉ जो है वो बीबीए वाले बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। नहीं बच्चे, इसमें से आपको जो है टोटल मार्क्स 100 ही रखने हैं तो आप एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। दो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, अच्छा फिर आते हैं हम मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की तरफ और उसके बाद जो है हम स्टडी करते हैं क्रिमिनोलॉजी को, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट्स हैं जो विदाउट बैकग्राउंड जो है वो ऑप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्राइटेरिया कैसे सेट करना है, वही जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक तो सिलेबस देखना है, सिलेबस किसका कंसाइज है ज्यादा, कौन सी हमें प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। दूसरा फिर अगर हम देखेंगे तो हम ओवरलैपिंग की तरफ जाएंगे कि ओवरलैपिंग कौन कर रहा है भाई। उसके बाद हम स्कोर ट्रेंड को देखेंगे कि भाई स्कोर ट्रेंड किसका अच्छा, मुझे कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। हम इन तीनों क्राइटेरिया, बच्चे वर्दा क्वेश्चन मैंने आपको कहा ना आखिर पे कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इन तीनों क्राइटेरिया पे इन दो सब्जेक्ट्स को उतारेंगे, क्रिमिनोलॉजी और मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस को। तो पहले सिलेबस की तरफ चले जाते हैं। सिलेबस इसका मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का कोई इतना आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा वाइड नहीं है और ना ही क्रिमिनोलॉजी का कोई वाइड सिलेबस है, दोनों का कंसाइज सिलेबस है। लेकिन मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस कंपैरेटिवली क्रिमिनोलॉजी की निस्बत ज्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग की। ओवरलैप कर रहा है मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस तकरीबन 20% इस्लामिक स्टडीज के साथ, और वो भी कोई डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट आप इसको ओवरलैपिंग कंसीडर कर लें। ये ओवरलैप कर रहा है ऑलमोस्ट अबाउट 20%। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं सेट करूं। ओके जी, मैंने कहा आपको कि ये तकरीबन 20% ओवरलैप कर रहा है। जहां तक क्रिमिनोलॉजी की बात है तो क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस जो है बच्चे बहुत कंसाइज है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और एक ऐसा बच्चा जिसको लॉ के बारे में 0% नॉलेज है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज जिस हिसाब से 0 है, वो भी क्रिमिनोलॉजी में अच्छा स्कोर कर लेता है।
ठीक है। ओवरलैपिंग एनी हाउ जो है वो इसकी डायरेक्ट ओवरलैपिंग एज लाइक मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस किसी के साथ नहीं है, लेकिन सम हाउ सम एस्पेक्ट में ये जाके ओवरलैप करता है। अब चलते हैं स्कोरिंग ट्रेंड की तरफ, जो सबसे अहम चीज है, क्योंकि हमें इवेंचुअली तो हम कोई भी सब्जेक्ट इसीलिए ऑप्ट कर रहे हैं ना कि हमें वो अच्छे मार्क्स दे जाए। सिर्फ पास होना तो मकसद नहीं, क्योंकि मकसद एलोकेशन होता है। तो अच्छे मार्क्स होंगे तभी जो है वो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं स्कोरिंग ट्रेंड की तरफ कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है इसका। बच्चे मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो बिलो एवरेज आप कंसीडर कर लें, बिलो एवरेज आप कंसीडर कर लें। ठीक है। कोई इतना कोई खास इसका स्कोरिंग ट्रेंड नहीं है। और ये चीज जो है ये आप जाके किसी भी लेक्चर से सुन सकते हैं कि कुछ जो है स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से अगर बात करें तो मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का स्कोरिंग ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप कंसीडर करें कि अगर एक बच्चा लेना चाहे तो वो ले सकता है मार्क्स, लेकिन फिर भी हम जो जनरल ट्रेंड को फॉलो करेंगे, जनरल ट्रेंड को अभी स्टडी कर रहे हैं। तो क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो क्रिमिनोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उन सब में वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है जो ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है। आप कंसीडर कर लें कि इसके अंदर 70 टू 80% मार्क्स जो हैं वो एवरेज मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं कि एवरेज बच्चे जो हैं वो 70 टू 80% जो है वो इसको इसमें मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। तो इंतहाई अच्छा सब्जेक्ट जो है वो क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है। ठीक है। मैंने आपको दोनों को बता दिया। अगर आप मुझसे कोई मशवरा लेने आए कि सर मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंस के साथ है या किसी और सब्जेक्ट के साथ है, क्रिमिनोलॉजी तो आप यूँ समझे कि इसका बैकग्राउंड मुश्किल ही किसी के पास होगा, क्योंकि एक तो कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी और एक दो और यूनिवर्सिटीज जो हैं पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। डायरेक्ट कोई कोर्स ऑफर नहीं किया जाता क्रिमिनोलॉजी का। पंजाब में भी जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके एक सब सेक्शन के तौर पे क्रिमिनोलॉजी को पढ़ाया जाता है। तो मैं ये वसौक से बात कह सकता हूँ कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो किसी का बैकग्राउंड नहीं होगी, डायरेक्ट बैकग्राउंड। ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी को आप अगर मुझसे कोई पूछे कि सर इस ग्रुप में से मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आप मुझे क्या जो है वो सजेस्ट करेंगे, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू क्रिमिनोलॉजी, स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से, कंसाइजनेस के लिहाज से, हर लिहाज से। ठीक है। और अपने लास्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया ना एक दो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑफर कर रही हैं क्रिमिनोलॉजी डायरेक्ट, लेकिन पंजाब में एक पंजाब यूनिवर्सिटी है वो भी सोशियोलॉजी के सब सेक्शन के तौर पे क्रिमिनोलॉजी को ऑफर करते हैं, डायरेक्ट कोई ऑफर नहीं करता। थैंक यू हसीब, थैंक यू हसीब। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। ओके, तो अब हम अपने लास्ट जो ग्रुप है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है। अब इसमें से मैं पहले पहले तो जैसे हम पहले करते आए हैं उस चीज को अलग कर दूं मैं जरा, बैकग्राउंड के साथ जो ऑप्ट किए जा सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आपका मास कम्युनिकेशन में बीएस है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्ट ना करें क्योंकि ये इवेंचुअली जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को जनरली कंसीडर किया जाता है कि हम जो है इस सब्जेक्ट को विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस के बैकग्राउंड के साथ आए हुए हैं वो जो है वो साइकोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। या जिनकी डायरेक्ट बीएससी साइकोलॉजी है वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह अगर हम जियोग्राफी की तरफ चलें तो जियोग्राफी बच्चे ऐसा सब्जेक्ट है जो आप विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी जियोग्राफी में। ठीक है। इन दो सब्जेक्ट्स को मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल। अब हम चलते हैं अरबिक की तरफ। इन जो है रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं इनकी तरफ चलते हैं जरा। पहले मुझे कुछ साल पहले पंजाबी का स्कोरिंग ट्रेंड कंसीडर किया जाता था कि बहुत ही जबरदस्त स्कोरिंग ट्रेंड है। अभी भी खैर अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है, लेकिन जो होना चाहिए एक आपको एलोकेशन गेन करने के लिए, उसके लिए फिर आपको अच्छी खासी मेहनत भी लगेगी पंजाबी में। दूसरा रीजनल लैंग्वेजेस सिलेक्ट करने का ये भी जो है वो नुकसान है कि आपको फिर उसी जबान के अंदर आपको जो है वो आंसर करना है अपने क्वेश्चन का। लाइक इफ यू आर ऑप्टिंग पंजाबी then you have to answer your question in Punjabi. If you're going to opt Sindhi, then you have to answer your question in Sindhi. तो जिस भी रीजनल लैंग्वेज की तरह आप जाना चाहते हैं आप ये कंसीडर कीजिएगा कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, आपका अल्फाज का चुनाव उसका इतना अच्छा है कि आप जो है
उसका जवाब उस लैंग्वेज में दे सकें। अरबिक तो डेफिनेटली जिसका अरबिक के साथ बैकग्राउंड है वो भी ऑप्ट ना करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है ये। पर्शियन भी आप कंसीडर कर लें इसमें, ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो बलोची, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, ये आप सिर्फ तभी ऑप्ट करें जब आपकी जो राइटिंग एक्सप्रेशन है वो इतना अच्छा है कि आप उस लैंग्वेज में जवाब दे सकते हैं, तो ज़रूर ऑप्ट करें। अच्छे सब्जेक्ट साबित हो सकते हैं, स्कोर गिविंग सब्जेक्ट साबित हो सकते हैं, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस मुश्किल हो जाएगी जब आप बाकी सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में डील कर रहे हैं या उर्दू में डील कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ को, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप किसी तीसरी लैंग्वेज की प्रैक्टिस, किसी तीसरी राइटिंग की प्रैक्टिस, किसी तीसरे मीडियम की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि इन सब्जेक्ट की तरफ जाने से पहले एक बार गौर जरूर कीजिएगा अपनी राइटिंग एक्सप्रेशन और राइटिंग स्पीड वगैरह एक्सेट्रा पे। अब हम चलते हैं जो दो अहम सब्जेक्ट्स हैं इस ग्रुप के, दैट इज सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी बच्चे और एंथ्रोपोलॉजी, मार्क्स ट्रेंड सेम, तीन चीजें जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, मार्क्स ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, सोशियोलॉजी का भी, एंथ्रोपोलॉजी का भी, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है और एंथ्रोपोलॉजी, ओवरलैपिंग इनकी नियर टू नील है, किसी भी सब्जेक्ट में इनकी जो ओवरलैपिंग है वो नियर टू नील है। लेकिन सोशियोलॉजी जो आपको इतना फायदा जरूर दे जाएगी कि ये पाकिस्तान अफेयर्स में आपको हेल्प कर देगी, या इवन कि आपको ऐसे में हेल्प कर देगी, ठीक है। सोशियोलॉजी आपको ऐसे में भी हेल्प कर सकता है, और पाकिस्तान अफेयर सॉरी करंट अफेयर्स में भी, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज है उसके अंदर आपको ये हेल्प कर सकती है सोशियोलॉजी, ठीक है। अब जब स्कोरिंग ट्रेंड भी सेम है, ओवरलैपिंग भी ऑलमोस्ट नियर टू नील है दोनों की, और सोशियोलॉजी की फिर भी है, तो फिर हमें कौन सा सब्जेक्ट जो है वो इन दोनों में से ऑप्ट करना चाहिए, किस बेस पे? तो जोते हैं फिर एक ही क्राइटेरिया हमारे पास बाकी बचा, दैट इज सिलेबस। सिलेबस किसका कितना है? तो सोशियोलॉजी के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो दैट इज कंसाइज, कंसाइज सा सिलेबस है, ठीक है। आप इसको इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर, अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे दे रहे हैं, 3 से 4 घंटे दे रहे हैं, अगर मैं ज्यादा अगर प्रिसाइजली कहूँ तो आप इसको इजीली 15 से 20 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करें तो बच्चे सिलेबस जो है वो थोड़ा सा वाइड है कंपैरेटिवली। सबको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है वो थोड़ा वाइड है, ठीक है। तो इसको आप जो है ना वो ऑप्ट, अगर आप इन दोनों में से करना चाहे और मुझसे कोई मशवरा मांगे तो मैं उसको सोशियोलॉजी का मशवरा दूंगा। बाकी सब कुछ सेम है इनके अंदर, बस एक सिलेबस की बुनियाद पे मैं आपको कहूंगा कि आप जो है ना सोशियोलॉजी ऑप्ट करें। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, फिर अपने आपके क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये मैं आपको पहले ही बता चुका, ठीक है। ठीक है सर, क्वेश्चन लें रिवाइज, इनको यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर हाँ देंगे, वो जी, बल्कि देख बल्कि लेंगे। हाँ जी, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो आप बस, ठीक है। चलिए आप जो है ना बच्चे अपने क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दें आप जल्दी से, एक एक करके। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। फरहान एक सेकंड रुकिएगा, मैं फरहान खान से। फरहान एक तो ये कि ये बिल जो है वो कोई पास नहीं हुआ था कि आपको जो है किसी ग्रुप में से अगर आपका ये सब्जेक्ट होगा तो आप फलां ग्रुप में जा सकते हैं, तो आप किसी भी ग्रुप में चले जाएं, आप किसी भी ग्रुप में से कोई भी सब्जेक्ट उठा के प्रिपेयर कर लें, अगर आपके ओवरऑल मार्क्स अच्छे हैं तो आप जो है वो पीएस में जा सकते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं, पीएसबी में जा सकते हैं। अगर आप फिर भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज जो है, ये दोनों सब्जेक्ट जो है आपको काफी हेल्पफुल होंगे पीएस के लिए। और फॉरेन सर्विसेज के लिए ग्रुप 3 में से तो कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिलना, मेरे ख्याल में इसके लिए जो है ना इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो काफी अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल, कोई ग्रुप अलीजा आप स्किप कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करें आप, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करने का ये फायदा है कि उसका स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की निस्बत ज्यादा अच्छा है। बच्चे जब आपका बैकग्राउंड एंथ्रोपोलॉजी के साथ है ना तो फिर आप जो है जाएं एंथ्रोपोलॉजी के साथ जवेरिया। चैट सेक्शन में लिखते जाएं ताकि मैं जल्दी जल्दी सिलेक्ट। ज़ूलॉजी
साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, लॉ। अच्छा बच्चे, अगर आप सर क्वेश्चन पढ़ दिया। अच्छा, क्वेश्चन ये है बच्चे के, वर्दा शेर पूछ रही है कि उसका जो कॉम्बिनेशन है वो जोलॉजी, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ और यूएस हिस्ट्री है। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर आप जोलॉजी को ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक सेकंड दीजिए। हाँ जी ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहती हैं। अगर आप साइकोलॉजी में अच्छी ग्रिप है आपकी, तो ये एक अच्छा जो है वो आपके लिए कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। अच्छा, मिशी नाज पूछ रही है कि सर मैंने बीए सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में किया है और एमएससी अभी साइकोलॉजी में कर रही हूँ, करूंगी, तो मैं कौन से सब्जेक्ट्स लूँ? बच्चे, मेरा मशवरा ये है कि आप अगर बीए सोशियोलॉजी में किया है तो सोशियोलॉजी को ऑप्ट करें, क्योंकि उसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है और उसका सिलेबस जो है वो कंपैरेटिवली कंसाइज है। ठीक है, आप साइकोलॉजी सॉरी सोशियोलॉजी की तरफ से। ईमान पूछ रही है सर, वी हैव टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी ग्रुप, कैन वी स्किप एनी? यस ईमान, यू कैन स्किप एनी ग्रुप। आपकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 600 मार्क्स है। तो अगर आपके एक सब्जेक्ट, एक ग्रुप छोड़ के अगर 600 मार्क्स पूरे हो रहे हैं, और जो हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो आप एक ग्रुप छोड़ सकते हैं, बल्कि आप 2 ग्रुप भी छोड़ सकते हैं। बच्चे शुएब, ये आप पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया, आप एक बार सिलेबस को जो है ना कंप्रीहेंसिवली स्टडी करें, उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हैं, तो फिर जो है आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्ट करने से पहले मुझसे मशवरा कर लीजिए। मिशी नाज का क्वेश्चन आंसर हो चुका है। फरहान पूछ रहे हैं सर, क्रिमिनोलॉजी एंड पॉल साइंस। बच्चे, फरहान, मेरा ख्याल है कि आपको इन बैच में पढ़ना ही नहीं चाहिए अभी। आप पहले रिटन क्लियर करें, एलोकेशन आपकी, अगर आपके मार्क्स हाई हैं तो आपकी एलोकेशन खुद ब खुद अच्छे ग्रुप में हो जाएगी। स्टार्ट में ये सवाल पूछने का फायदा ही नहीं है। माफिया मलिक पूछ रहे हैं सर, हम 2 सब्जेक्ट 200 वाले सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप 2 सब्जेक्ट 200 वाले सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर ये ख्याल रखिएगा कि वो एक ग्रुप में से नहीं होनी चाहिए। बीएस केमिस्ट्री के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो बीएस केमिस्ट्री के लिए बच्चे, एक तो केमिस्ट्री, अगर आपका बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा है, यूएस हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज या एनवायरमेंटल साइंस, जिसकी तरफ आप ज्यादा बेंट हो, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, और मैंने खुद भी यही ऑप्ट किया हुआ है। हम्म। बच्चे, अगर आप 2 सब्जेक्ट 200 वाले ले रहे हैं, तो फिर आप 2 कोई और सिलेक्ट कर सकते हैं लीजा। सर बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है एंड स्टैट है, बाकी कौन से रखने चाहिए? बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझसे पर्सनल में आप पूछिएगा कि बाकी कौन से रखने चाहिए, क्योंकि डिपेंड तो आप पे करता है। मैंने आपको एक कंप्रीहेंसिवली सब कुछ बता दिया, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज ऑप्ट करना चाहते हैं सिलेबस को देख के। अकाउंटिंग, अच्छा, रमीज जमीर पूछ रहे हैं कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनोलॉजी। बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये सिलेबस देखने के बाद होते हैं कि मेरा ये है। आपने मेरी बात सुन के अभी से कैसे ऑप्ट कर लिए सब्जेक्ट्स? इस तरह ना करें आप। एक बार सिलेबस मैं आपको सेंड करूंगा, आपने सुन लिया ना कंप्रीहेंसिवली लेक्चर, अब आप एक बार सिलेबस की तरफ जाएं, सिलेबस देखें, उसके बाद जो है वो आप ऑप्ट करें, उसके बाद हमसे पूछिएगा। एक और भी आपका सेमिनार ऐसा अरेंज करवा दिया जाएगा इंशाल्लाह, उस पे जो है ना उसमें आप ये क्वेश्चन जो है ना इस तरीके के पूछ लीजिएगा। सर ये बाकी मैं चाहूँगा यहाँ पर कि जब आप सिलेक्ट सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करना, ये वीडियो लीजिएगा और वीडियो पे जो सर बता रहे हो उसको साथ सुन लीजिएगा, हर ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ साथ दोबारा से, तो उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी दोबारा आप करने में। ग्रुप ग्रुप एडमिन, किसी जिस भी ग्रुप में आप प्रेजेंट हैं, वर्दा, आपने, हाँ जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले तो वैसे भी हसीब ऑप्ट करते ही हैं फिजिक्स को। अच्छा, हसीब कह रहे हैं वर्दा आपने पहले इंट्रो पढ़े, अगर समझ में आए वो लें, बस सिंपल है, ठीक है, चलें। सो मैं आई आर सेलेक्ट करूँ या पोल साइंस? बच्चे, मैंने आपको बताया ना कि आप जो है एक बार सिलेबस, अब केमिस्ट्री के रिलेटेड तो ना पोल साइंस है ना आई आर है, ठीक है, तो आप सिलेबस पढ़ेंगे, आपको लगेगा मुझे ये सिलेबस जो है इसकी तरफ मैं बैंड टू ज्यादा, तो आप उसको उसकी तरफ जाए। मैं कैसे तय कर सकता हूँ कि आपको पोल साइंस की या की थ्योरीज में से कौन सी डिफिकल्ट लगेगी? ये तो आपको पता चलेगा ना जब आप सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, महक पूछ रही है कि सर एक ग्रुप में से 2 नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो ग्रुप स्किप कैसे कर सकते हैं?
तो बच्चे पहले ग्रुप के मार्क्स आपको मैंने बताए हैं 200 मार्क्स हैं, ठीक है, 200 आपने पहले में से ले लिए, ठीक है, तो बाकी 4 ग्रुप में से ले लिए अगर आपने 100 वाले, तो 2 ग्रुप आपके सिंपली जो है वो स्किप हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप ग्रुप स्किप कर सकते हैं। एक सेकंड। अच्छा जी, उसके बाद शबनम पूछ रही है सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में से 3 क्राइटेरिया बेस पे कौन सा अच्छा है? बच्चे मेरे ख्याल में अगर मैं आपको मशवरा दूं तो मैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज का आपको कहूंगा, इसको स्कोरिंग ट्रेंड थोड़ा अच्छा और सिलेबस भी काफी कंसाइज है। ओके जी, चलें आपको मेरे चलें। इल्सा कह रही हैं सर ग्रुप 2 अगेन एक्सप्लेन कर दें दैट टाइम आवाज। बच्चे मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये वीडियो जो है ना यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आपको लिंक भी दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आप जो है ना इजीली जो वहां से जो है ना सुन के दोबारा जो जो आपका स्किप हुआ वो आप देख सकती हैं। लिंक शेयर कर दिया जाएगा, लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वो टेंशन ना। ओके जी, हमारा लेक्चर खत्म हुआ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर कर दूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो एक्चुअली एक क्वेश्चन था मेरा स्कोर ट्रेंड के हवाले से। जी 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 सर जिस तरह कि आपने कहा है कि हर ग्रुप में जो आपने हर सब्जेक्ट के बारे में बताया कि हर सब्जेक्ट का स्कोर ट्रेंड जो है वो किसी का लो होगा, किसी का एवरेज होगा, किसी का बिलो लो होगा। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि ये हर ईयर जो है वो सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड और चेंज होता है। सर देखिए ना, अगर एक स्टूडेंट है एक टॉपिक को वो डिफरेंट डायमेंशन में वो लिख सकता है, देन उसके बावजूद उसका जो स्कोर है उस सब्जेक्ट में क्यों नहीं अच्छा आ रहा है? ये किस बेस पे स्कोर ट्रेंड जो है ये सेट होता है सर? इस बारे में ठीक, काइंडली बता दें। चलो थैंक यू, मैं बताता हूँ। अच्छा अब्दुल वहाब, आपकी बात बहुत अच्छी थी कि अगर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस में जाके अपना टॉपिक जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, तो बच्चे उसके लिए स्कोरिंग ट्रेंड नहीं बना हुआ। वो मैंने आपको पहले ये बात मैंने कर दी थी कि अगर एक बच्चा जो है वो सही तरीके से तैयार कर रहा है तो स्कोरिंग ट्रेंड से हट के स्कोर कर सकता है। लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड जो जनरली सेट होता है वो एनालिसिस पे होता है कि पास्ट ईयर्स में कैसे नंबर आते रहे हैं, कितने मार्क्स आते रहे हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना, तो उसकी एवरेज पे स्कोरिंग ट्रेंड सेट किया जाता है। तो इस बेस पे मैं आपको स्कोरिंग ट्रेंड बता रहा था। स्कोरिंग ट्रेंड के हिसाब से चलने का फायदा क्या? स्कोरिंग ट्रेंड के हिसाब से चलने का फायदा ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये अच्छे मार्क्स दे रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे बच्चे जो है वो डिफरेंट डायमेंशन में तैयार होके गए हुए हैं, कंप्लीटली प्रिपेयर हो गए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर एक सब्जेक्ट का जो है आप कह सकते हैं स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है अच्छा सब्जेक्ट है, इजी टू ऑप्ट है, और अच्छा इसके अंदर जो है वो बच्चा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर कोई किसी भी सब इस तरह, तो फिर आप केमिस्ट्री को ले लें या किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, अगर डिफरेंट डायमेंशन में आप प्रिपेयर होते हैं हर डायमेंशन में, तो फिर तो आप इंशाल्लाह जो है हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा ओके जी, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। किसी का और कोई क्वेश्चन है या मैं अनाउंसमेंट करूं? सर अनाउंसमेंट आप कर देंगे या मैं ही बता दूं? एक्सक्यूज मी सर। शुएब मीर बताएं। जी शुएब मीर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कहीं से इस तरह ये आपके कलीग से ऐसे सुना था मेंटोर से, तो वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस और आईआर में ये डिफरेंस है, पॉलिटिकल साइंस वही स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं जिनका क्रैमिंग अच्छी हो, क्योंकि हिस्ट्री है ये, मतलब क्या सब्जेक्ट्स में क्रैमिंग का भी कोई सब्जेक्ट मतलब कि कॉन्सेप्ट होता है, या हम अपनी बेसिस पे अपनी बच्चे, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे भी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं? उन्होंने बहुत अच्छी बात की है क्रैमिंग वाली। एक इस फैक्टर को मैंने जो है ना थोड़ा निगलेक्ट किया हुआ था, लेकिन याद रखिए कि क्रैमिंग जो है ना वो सब सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होती है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं होता कि कोई सब्जेक्ट विदाउट क्रैमिंग हो। कॉन्सेप्चुअल बेसिस वाले सब्जेक्ट जरूर होते हैं, जरूर होते हैं, और लेकिन ये है कि पॉलिटिकल साइंस वाकई ही क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट, आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपकी क्रैमिंग अच्छी है ना, तो आपको लिए आईआर से ज्यादा बेहतर रहेगा पॉलिटिकल साइंस। अच्छा पॉइंट है ये शेर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज की अगर हम एग्जांपल लें शुएब, तो जेंडर स्टडीज और इन्वायरमेंटल साइंसेज में अगर कोई बच्चा ऑप्ट करना चाहे और वो कंफ्यूज हो गया मैं कौन सा ऑप्ट करूं, तो अगर जिसकी क्रैमिंग अच्छी है वो चला जाए इन्वायरमेंटल साइंसेज की तरफ, जिसका कॉन्सेप्चुअल बेस अच्छी है वो चला जाए जेंडर स्टडीज की तरफ। तो अच्छा, ये भी एक अच्छा पहलू आपने बताया है, क्रैमिंग वाला और कॉन्सेप्चुअल बेस वाला। थैंक यू। अच्छा चले मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ।
शेख साहब आप अनाउंस करेंगे या मैं खुद ही कर दूं? शेख साहब आप सुन रहे हैं? कर दे सर, कर दे। ओके जी बच्चे, जी आप में से सर, कर दे। चलें, ठीक है। आप में से ऐसे बच्चे, आज मैं सिलेबस आपको सेंड कर दूंगा। आप में से ऐसे बच्चे जो क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कल हम जो है इंशाल्लाह क्रिमिनोलॉजी का डेमो लेक्चर कल बुध को, और परसों जो है जुमेरात को, दो उनके लिए क्रिमिनोलॉजी के जो है डेमो लेक्चर्स दिए जाएंगे, उनके लिए जो क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं। और उसके फ़ायदे वगैरह मैंने आपको बता दी, क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो वो जो है वो ये 2 डेमो लेक्चर्स जो हैं क्रिमिनोलॉजी के अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद रेगुलर जो है वो आपकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल साथ चला करेगा आप लोगों का। तो आपका जो है साथ में इस्लामिक स्टडीज़ का जो है वो भी इंशाल्लाह हफ्ते इतवार को आपको संडे और सैटरडे को 2 डेमो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये डेमो लेक्चर्स देने का मकसद यही होता है कि आप जो है, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, 1 सेकंड दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ।